हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे ही होंगे। और आप सभी लोगों का हमारे चैनल इकोन डिकोडिंग पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। हाँ, जो है इकोनॉमिक थॉट। जो क्या है? इकोनॉमिक थॉट। और इकोनॉमिक थॉट पढ़ना इसलिए जरूरी है, समझना इसलिए भी जरूरी है। उसको हम डिटेल में बताएंगे। हाँ, बस आप हमारे साथ बने रहिए। और इस वीडियो के साथ जितना धैर्य के साथ बने रहेंगे, आप हमारी चीजों को उतने ही अच्छे से समझ पाएंगे। समझ रहे हैं दोस्तों? तो आप वीडियो को सिक्वेंशियल तरीके से देखिए। सीक्वेंस में हम फ्रॉम बिगिनिंग से लेकर के, शुरू से लेकर के, और अ, आपको जो एंशियंट इकोनॉमिस्ट हैं रहे हैं, कंसीडर किए गए हैं कि वो उन्होंने इकोनॉमिक थॉट दिया है, उस पर हम डिटेल से, बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं होगी लेकिन हाँ इतना है तो एग्जाम के दृष्टि से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको हम कराने की कोशिश करेंगे यहाँ पर सभी को। ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग बने रहेंगे और धैर्य के साथ बने रहिए। हाँ, क्योंकि पढ़ाई धैर्य के ही साथ हो सकती है। हाँ, तो इसलिए चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक थॉट जो है, सबसे पहली बात, हमें इकोनॉमिक थॉट की जरूरत क्या है पढ़ने की, समझने की। ठीक है, तो हम संक्षेप में इसे हम बताना चाहेंगे कि आप क्यों इकोनॉमिक थॉट पढ़ें और समझें। ठीक है, क्यों आप इकोनॉमिक थॉट पढ़ें और समझें, ये बात हम आप सभी लोगों से बताना चाहेंगे, वो भी संक्षेप में, ज्यादा बड़ा नहीं करते हुए, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है तो बहुत सारे बच्चों को बोरिंग भी लगने लगता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ते हैं। जिनको कुछ समझने और सीखने की जो अ, ललक होती है, क्यूरियोसिटी है, वो बने रहते हैं। ठीक है, तो पहले इकोनॉमिस्ट हैं हमारे जेनोफोन। जेनोफोन। लेकिन इससे पहले जो हम इकोनॉमिक थॉट की बात कर रहे थे, इकोनॉमिक थॉट पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए इससे क्या होता है, फ्लो ऑफ थॉट का पता चलता है। किसका पता चलता है? फ्लो ऑफ थॉट। देखिए, कोई भी थ्योरी होती है, कोई भी सब्जेक्ट यूं ही डेवलप नहीं हो गया है। ठीक है, वो धीरे धीरे अपने अस्तित्व में आया है। कोई भी सब्जेक्ट धीरे धीरे अपने अस्तित्व में आया है। तो हम जब शुरू से देखते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग से, तो हम समझ पाते हैं कि हर इकोनॉमिस्ट का जो है हार्ट कैसा प्रोसेस रहा है, और एक के बाद जो इकोनॉमिस्ट आए, उनके थॉट्स में किस तरह से समय, परिस्थिति और काल के हिसाब से परिवर्तन देखने को मिलते रहे हैं। ठीक है, तो फ्लो ऑफ थॉट देखने को, समझने को मिलता है। और दूसरी बात ये हम समझ पाते हैं कि जो इंटर रिलेशन बिटवीन थॉट्स ऑफ स्कॉलर्स हैं, क्या है? इंटर रिलेशन लिखते हुए चलेंगे हम। इंटर रिलेशन को हम समझेंगे बिटवीन बिटवीन थॉट्स ऑफ स्कॉलर्स। समझ रहे हैं? देखिए, इंटर रिलेशंस कुछ न कुछ तो होता ही है। थोड़ा बहुत इंटर रिलेशंस मिल जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक थॉट तभी बदलते हैं जब परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जब परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदलती रहती हैं, तो एक आध बैग कभी अगर बहुत ज्यादा बदल जाए तो इकोनॉमिक थॉट बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल सकता है स्कॉलर्स के। हाँ, इकोनॉमिक थॉट्स में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल सकता है, लेकिन जब सामान्य लेवल पे परिस्थितियां घटित हो रही हूँ, तो बहुत ज्यादा उनके विचारों में, उनके थॉट्स में डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिल पाता। तो इस तरह से हम इंटर रिलेशंस देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट इसी से बनता है कि जो हम ये देख पाते हैं कि उनके विचारों में कितनी यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्मिटी है। ठीक है, कितना डिफरेंशिएशन है उनके विचारों में। ठीक है, एक इकोनॉमिक थॉट का विचार जो है दूसरे इकोनॉमिक स्कॉलर से कितना डिफरेंट है, डिफरेंशिएशन देख पाते हैं इकोनॉमिक थॉट की वजह से ही।
तो इकोनॉमिक थॉट सोचिए कितना महत्वपूर्ण होता चला जाएगा। आप इसको अच्छे समझेंगे तो ये, और सबसे बड़ी बात, लर्निंग जब आप सीक्वेंस में पढ़ते हैं, जब चीजें आप सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो आपकी लर्निंग जो है बढ़ जाती है। जो मतलब याद करने की मेमोराइजेशन, जो दिमाग, देखिए दिमाग एसोसिएशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो एसोसिएशन दिमाग में जब बनता चला जाता है तो दिमाग उससे अच्छे से कैप्चर करके धारण किए रहता है, समझ रहे हैं हम। तो सीक्वेंस ऑफ जो इवेंट्स हैं वो पता चलता है हमें किससे, इकोनॉमिक थॉट से, जब हम इकोनॉमिक थॉट्स को पढ़ते हैं, समझ रहे हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं हम, ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चारों क्या हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जी अच्छा, अगर हम और ऐड भी करना चाहें तो जैसे प्रोसेज हो गया, प्रोसेज ऑफ थॉट्स ऐड कर सकते हैं, प्रोसेज ऑफ थॉट्स, ठीक है, उनका क्या रहा है, ठीक है। तो एक के बाद एक उन्होंने जिन विचारों पर जोर दिया है, जिन बातों पर जोर दिया है, उनको हम लोग इकोनॉमिक थॉट के माध्यम से समझते जाते हैं, समझते हैं। और जब हमारा सबसे बड़ी बात है, इकोनॉमिक थॉट अगर क्लियर हो किसी बच्चे का फ्रॉम बिगिनिंग्स टू एंड्स, ठीक है, तो वो इकोनॉमिस्ट पे उसकी जो पकड़ बनेगी वो बहुत बेहतर पकड़ बनेगी, ठीक है। ऐसा बहुत सारे विद्वान कहते भी हैं और मेरा खुद स्वयं का मानना है। इसलिए हम इस वीडियो को लेकर के आए हैं, इकोनॉमिक थॉट को, ठीक है। और इसकी सीरीज भी चलती रहेगी, आप लोग बस बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो पहले जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कौन से इकोनॉमिस्ट शुरू में कंसीडर किए जाते हैं, उनका नाम है जेनोफोन, जेनोफोन, ठीक है। दिस इज ए ग्रेट इकोनॉमिस्ट, मतलब अ, अभी हम मतलब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सब बिगिनर इकोनॉमिक्स है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स की आधारशिला को रखने में बहुत बड़ी मदद की, ठीक है। तो इनका जो पीरियड रहा है, क्या पीरियड रहा है, 430 से 354, 430 से 354 बीसी, क्या पीरियड रहा है, चार, ठीक है, ये पीरियड रहा है। इस पीरियड में इन्होंने क्या किया, ही लेड सम ग्राउंड वर्क, क्या किया, ही लेड सम ग्राउंड वर्क, उन्होंने कुछ ऐसी अ, जमीनी भूमिकाएं तैयार की जिनके आधार पे धीरे धीरे इकोनॉमिक थॉट की शुरुआत होती है। तो एक चीज उन्होंने इस्तेमाल किया, जानते हैं वो क्या है, आइकोनोमिया, आइकोनोमिया, क्योंकि देखिए ये सब ग्रीक्स वाले हैं, ठीक है। तो उनकी जो वर्ड्स हैं वो इसी तरीके से आपको मिलेंगे, आइकोनोमिया करके, ठीक है। तो इकोनोमिया का लिटरली मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या इसका मतलब होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। पहले के समय में देखिए हाउस को मैनेज कर लेना ही बड़ी बात हुआ करती थी, ठीक है। ये चीजें पहले तो लोगों के पास, हम लोगों के आज के समय में तो हमारे पास बहुत सारे बर्तन होते हैं, बहुत सारे सामान रखने के लिए फ्रिज है, कूलर है, ठीक, अरे सॉरी, अलमारी है, ठीक है। तमाम प्रकार की चीजें ऐसी हैं। हम अपने जो धान गेहूं उगाता है किसान, तो उसको भी आजकल स्टोर करने के लिए बड़े बड़े आ गए हैं स्टोरेज, ठीक है। तो ये सब चीजें, लेकिन पहले ऐसे नहीं होती थी, तो हम घर को ही मैनेज करना, जो आदमी फार्मिंग करके लाता था, किसानिंग करके लाता था कि या खेती करता था, तो उसको ही मैनेज करना बड़ा कठिन काम होता था, ठीक है। बरसात से बचाना, चूहे से बचाना, ठीक है, जंगली जानवरों से बचाना। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये हाउस होल्ड मैनेजमेंट की बात करते हैं कि जो हाउस होल्ड मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है हमारे, हमारे अ, स अब देखिए परिवार के लिए, परिवार से समाज, समाज से देश, ठीक है। जब बड़े स्तर पे चीज़ें होती हैं तो अपने साम्राज्य के स्तर पे चली जाती हैं, ठीक है। तो कोई न कोई इकोनॉमिस्ट जो रहा है या जिन्होंने दिया है, तो किसी न किसी पीरियड में दिया है, किसी न किसी शासन काल में ही उसका अस्तित्व रहा है, ठीक है। तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट इकोनोमिया हो गया हमारा। तो इन्होंने इस पर बात की। दूसरी बात इन्होंने ये किया कि देखिए भाई, डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए,
देखिए पहले के जमाने में लोग क्या होता था कि बहुत कम लोग पाए होते थे, जनसंख्या कम होती थी, तो लोगों को अपना काम कराने के लिए ठीक है, बहुत परेशान होना पड़ता था। उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर इसलिए किया क्योंकि इससे जो है स्पेशलाइजेशन इन टास्क बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? स्पेशलाइजेशन इन टास्क। तो हम इसको ऐसे इसको ब्रैकेट में करके लिख देते हैं कि इस फॉर स्पेशलाइजेशन, ठीक है, स्पेशलाइजेशन इन टास्क। अब देखिए ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा लोगों के पास इधर उधर के लिए कोई भी अगर काम हो तो इससे हमें भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, थर्ड चीज है स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क पर वो जोर देते हैं। और ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी था उस समय। आपका जरूरत समझ गए होंगे क्योंकि हाँ, स्पेशलिटी मायने रखती थी। ठीक है, वो आज भी मायने रखती है, लेकिन शुरुआत उस समय से ही बातें चलनी शुरू हो गई थी कि देखिए स्पेशलाइजेशन होना चाहिए एक का। ये एक आदमी किसी पर्टिकुलर चीजों के या एक परिवार, बाद में हमारे यहाँ तो जाति लेवल पे भी विकसित हो गई। हमारे यहाँ थोड़ा सा और ज्यादा सिस्टम डेवलप हो गया और रिजिड डेवलप हो गया। ठीक है, लेकिन उनके यहाँ जो सिस्टम डेवलप हुआ वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी समय के साथ बनती रही, लेकिन हमारे यहाँ रिजिड समय के साथ रिजिडिटी बढ़ गई। ठीक है, अब चाहे एक तरफ उसकी विशेषता भी थी और एक तरफ उसके कुछ निगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे। तो इस तरह से हम देखते हैं, थर्ड पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर एज द फाउंडेशन ऑफ वेल्थ हुआ। क्या हुआ? हम ठीक है, एग्रीकल्चर हम थर्ड पॉइंट के रूप में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर एज द फाउंडेशन ऑफ वेल्थ। देखिए उस समय के जमाने में जो है क्या होता था कि कृषि ही सब कुछ होती थी। कृषि ही क्या होती थी? सब कुछ होती थी। लोगों के खेती करना, लोग अच्छा अगर अच्छी खेती कर ले, जो अच्छा खेती करता था, हाँ वो बहुत ही समाज में बहुत ही उसका इज्जत सम्मान और रिप्यूटेड हो जाता था वो। हाँ उसके पास एक तरह से आ, उसको माना जाता था कि काफी संपन्न आदमी है। ठीक है, खेती एग्रीकल्चर ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ही वाज कंसिडर्ड एज ए फाउंडेशन ऑफ वेल्थ। अगर आपको वेल्थ पाना है किसी मतलब समाज व्यक्ति को समाज को या अपने समाज को मजबूत करना है तो हमें एग्रीकल्चर पे ज्यादा जोर देनी चाहिए क्योंकि वही मेन फाउंडेशन है ऑफ वेल्थ का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि इथिक्स इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इथिक्स इन इकोनॉमिक्स। देखिए आज तो सबसे ज्यादा जरूरत है इथिक्स इन इकोनॉमिक्स की। क्यों सबसे ज्यादा जरूरत है? हाँ? क्योंकि हम पैसा तो कमाना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो पैसे कमाने का जो तरीका है उसमें हम इथिक्स को भूल गए हैं, मोरल चीजों को भूल गए हैं, वैल्यूज को भूल गए हैं। लेकिन उस समय ऐसा इस पर उन्होंने जेनोफोन ने जो जोर दिया था कि नहीं, हमें पैसा तो कमाना है, ठीक है, अच्छी बात है, ट्रेड होना चाहिए, पैसा कमाने के लिए प्रयासरत होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होनी चाहिए? इथिक्स मोरल वैल्यूज का समावेशन होना चाहिए। गलत तरीके से पैसा कमाने पर जोर नहीं देना चाहिए। समझ रहे हैं? ठीक है, ईमानदारी बना करके ही आप पैसा कमाइए, वो अच्छा माना जाता था, उस पर जोर दिया जाता था, ऐसा न करने वाले को दंडित भी किया जाता था। ठीक है, लेकिन आज के समय में ठीक है, लोग ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअलिटी का फ्रीडम का लाभ लेते हुए, ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम के नाम पर, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आजादी के नाम पर कैपिटलिज्म हावी होने की वजह से आज लोग इन केन कारण ठीक है अपना पैसा बनाना चाहते हैं। लेकिन जेनोफोन ने इस पर उन्होंने कहा था कि नहीं, इथिक्स इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए। अच्छा देखिए, एक सबसे बड़ी बात आप लोगों को बताना चाहेंगे कि उस टाइम जो है अ, जो इकोनॉमिस्ट रहे हैं, ठीक है, वो मतलब उसी के पीरियड आसपास दो चार दस अरे 100 200 साल 300 साल 400 साल तक मतलब जो भी उसके बीच आए, उन लोगों ने सभी लोगों ने इथिक्स इन इकोनॉमिक्स पर जरूर जोर दिया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उन्होंने ये इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल दिया है इथिक्स इन इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और आज भी हमें लगता है कि इसको फॉलो कराया जाना चाहिए। ठीक है, सरकार द्वारा ऐसा कौन कर सकता है? सरकार करा सकती है, लेकिन जनसंख्या जहां बाहुल्य ज्यादा हो ऐसा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
नेक्स्ट उन्होंने कहा कि देखिए भाई, रोल ऑफ लीडरशिप बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी? रोल ऑफ लीडरशिप की। ठीक है, रोल ऑफ लीडरशिप की क्या भूमिका होती है? वो ये होती है कि, जानते हैं, क्योंकि यही तो मैनेज करते हैं, यही तो रिसोर्सेज को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। मैनेजिंग ऑफ रिसोर्सेज अगर अच्छे से नहीं होगा तो वो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगी? सड़ गल जाएंगी। ठीक है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें शुरू होना, मतलब होना शुरू स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि रिसोर्स का मैनेज, अच्छा, ये तभी हो पाएगा जब लीडरशिप बहुत ही अच्छी हो, स्ट्रांग हो। ठीक है, बेहतर लीडरशिप हो, समझ रहे हैं, तभी रिसोर्सेज को मैनेज अच्छे से किया जा सकता है। तो ये पांचवा पॉइंट उनके लिए, जिस पर उन्होंने जोर दिया था। छठवें पॉइंट के रूप में अगर हम कंसीडर करना चाहें तो उन्होंने सस्टेनेबिलिटी की बात की थी। किसकी बात की थी? कि सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी जो कि होनी चाहिए, ये बात सही है। आज भी हम इस बात को फॉलो करते हैं कि जो हमारा, हमें विकास हो, वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, हाँ, ऐसा विकास करें जो सस्टेनेबल हो। ठीक है, तो उन्होंने इसको लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी के रूप में कहा है कि देखिए भाई, हाँ, ऐसा कुछ कीजिए जिससे, क्योंकि जो हमारा जो साम्राज्य है वो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े। तो ये बात आप लोग समझ रहे हैं। इस तरह से जेनोफोन ने, जो कि इन सभी पॉइंट्स पर अपने बात को रखे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, अब ये देखिए, तो हमने पहले क्या देखा? इकोनॉमिक थॉट देखा, फिर दूसरे पर हमने जेनोफोन को देखा। ठीक है, और थर्ड हमारे आते हैं, क्योंकि हम देखिए थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि करना भी जरूरी है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा हमारे जो इकोनॉमिक थॉट में हम जिनको कंसीडर करते हैं वो है प्लेटो। वो कौन है? प्लेटो। ठीक है, और प्लेटो का जो पीरियड रहा है वो सी 428 टू 347 BC रहा है। क्या रहा है? 347 BC। समझ रहे हैं हम? तो अब ऐसे सिचुएशन में उन्होंने क्या जोर दिया है? उन्होंने ये कहा है कि देखो भैया, डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए। समझ रहे हैं? डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये भी इन्होंने भी कह दिया, डिवीजन ऑफ लेबर। यानी देखिए, जब सम लोग कम थे, जनसंख्या कम थी, तो डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ही मायने रख रहा था, बहुत ही उसका इंपॉर्टेंस रख रहा था। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर होने से इन्होंने क्या तर्क दिया है कि देखिए भैया, इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ती है इससे। क्या बढ़ती है? इफिशियंसी एंड, इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा कि डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है, इन्होंने पॉइंट ये कहते हैं कि भैया आइडियल स्टेट एंड क्लास स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? आइडियल स्टेट एंड क्लास स्ट्रक्चर। अच्छा देखिए, आइडियल स्टेट क्यों बात करते हैं? हाँ, क्लास स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि अगर अगर हम चाहते हैं कि अपने साम्राज्य को अच्छे से प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाए, क्लास स्ट्रक्चर जो है क्या होना चाहिए? क्लास स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? बेहतर क्लास स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, हाँ, क्लास स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होना चाहिए? बेहतर क्लास स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्यों ऐसा होना चाहिए? हाँ, आइडियल स्टेट एंड क्लास स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए कि वो फली हमारे समाज को, ठीक है, बेहतर कर सके। जैसे उन्होंने इसको तीन श्रेणियों में बांटा है, थ्री क्लासेज में उन्होंने डिवाइड किया इसको, क्लास को। ठीक है,
3 क्लासेस में इन्होंने क्या किया, डिवाइड किया। पहला था रूलर्स का क्लास, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि रूलर्स देखिए भैया, हाँ, बेहतर तरीके से रूलर्स या फिलोसफर्स इसमें ऐड कर दीजिए, जिसमें फिलोसफर्स, बड़े बड़े फिलोसफर्स आते थे, ठीक है। वो अपना ये अगर बेहतर तरीके से रहेंगे, कार्य करेंगे, चीजों को देखेंगे, चीजें ज्यादा बेहतर होंगी, ठीक है। दूसरा उन्होंने वेरियस क्लास एक बना, वो किया कि एक वेरियस क्लास है जिस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उस समय युद्ध उद्ध ज्यादा होते रहते थे, तो वेरियर क्लास होता था, हाँ, जिसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था। हाँ, बहुत ज्यादा युद्ध हुआ, कब युद्ध हो जाए कोई ठीक नहीं, तो वेरियर क्लास। और तीसरा प्रोड्यूसर क्लास को उन्होंने, ठीक है, कहा कि ये प्रोड्यूसर क्लास की भी अपनी एक मान्यता है और उससे हमें अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ठीक है। एक सोसाइटी के लिए ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। रूलर रूलर या रूलर्स या फिलोसफर क्लास, वेरियर क्लास एंड प्रोड्यूसर क्लास। अगर हम अपने साम्राज्य को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं, तो उसको इन तीनों चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए, समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट वन है, ठीक है। नेक्स्ट वन कौन आता है, क्या पॉइंट है? नेक्स्ट वन पॉइंट ये कहता है कि मोरल इकोनॉमी होनी चाहिए। देखिए, ये भी मोरल इकोनॉमी की बात कर देते हैं, मोरल इकोनॉमी की बात ये भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में मोरल इकोनॉमी है। आप सोचिए, क्यों मोरल, मतलब उस समय के जो मतलब विचार फिलोसफर्स थे, वो मोरल इकोनॉमी में जरूर जोर देते थे। और हमें लगता है कि आज का भी ऐसा समय आ गया है जब मोरलिटी बहुत ज्यादा डाउन हो रही है, तो हमें भी मोरल इकोनॉमी पे भी फोकस करना चाहिए। लेकिन मोरल इकोनॉमी देखिए, उसकी एक तभी बात है जब कहते हैं ना कि 10 रोटी हो और 4 लोग खाने वाले हों, तभी मोरल, अरे 3 लोग खाने वाले हों, 2 लोग खाने, कम से कम लोग रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा उनको संसाधन मिल पाएगा, और मोरल और मोरलिटी की ज्यादा वहां बात सोची जा सकती है। लेकिन जो भूखा पेट रहेगा, जो एकदम जिंदगी से, तो वही कहना ना, भूखे पेट के लिए क्या मोरलिटी की बात करोगे आप? उसे तो भोजन चाहिए, किसी भी इन किन प्रकार में भोजन चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो मोरल इकोनॉमी की उन्होंने भी चर्चा किया है। और मोरल इकोनॉमी जो कि ये है कि जो हमारा इकोनॉमी है, वो किसके द्वारा प्रिंसिपल्स किया जाना चाहिए, गाइडेड बाई, जो हमारी इकोनॉमी है, उस टाइम उन्होंने बताया था कि गाइडेड बाई इथिकल प्रिंसिपल्स, गाइडेड बाई इथिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है। हम्म, समझ रहे हैं। नॉट ये कैपिटल, वो नहीं, कैपिटलिस्ट सोच के आधार पे नहीं होना चाहिए कि तुम प्रॉफिट बनाओ, इकोनॉमी समृद्ध होना चाहिए, चाहे इकोनॉमी में कुछ भी करो, कैसे भी करो, किसी भी तरीके से इन कारण से पैसा इकोनॉमी में जनरेट होना चाहिए। तो ऐसा प्रमोट करने के लिए वो नहीं कहते, वो कहते हैं कि नहीं, हमारी जो इकोनॉमी होनी चाहिए, गाइडेड बाय द इथिकल प्रिंसिपल्स होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन पॉइंट, वो बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, लोग आप इन सभी को ध्यान रखेंगे, हाँ, और जितना ध्यान रखेंगे उतना ही आपका जो है इकोनॉमिक थॉट का सीक्वेंस स्ट्रांग होगा। और नेक्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि देखिए, उन्होंने एक चीज किया है, क्रिटिक किया है, आलोचना की है ऑफ एक्सेसिव वेल्थ एंड पॉवर्टी की, ऑफ एक्सेसिव एक्सेसिव वेल्थ एंड पॉवर्टी की, ठीक है। देखिए, 1 मिनट दोस्तों, आप लोग बने रहिए। उन्होंने एक्सेसिव वेल्थ एंड पॉवर्टी की, ठीक है, क्या किया, हाँ, क्रिटिक किया कि देखिए भाई, अ, आप तो हमारे समाज में किसी के पास ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा धन हो। देखिए, आज भी हम, हमारे जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने जो हम अलग तरीके से पढ़ते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए, ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी नहीं होना चाहिए, एसडीजी में प्रावधान किए गए हैं कि देखिए, पॉवर्टी एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए,
ठीक है? तो वही चीज़ पहले भी बात कही गई थी, लेकिन आज हम दूसरे टर्म में उसको देखते हैं। उसके लिए एक स्पेशल टर्म है, स्पेशल कॉन्सेप्ट है, स्पेशल बहुत ज़्यादा उसमें हम डीप में जाकर के चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, देखते हैं। पहले एक नॉर्मल लेवल पे इन सब बातों की चर्चा होती थी। आज हम बड़े स्तर पे चीज़ों को ये सब देखते हैं, चीज़ों को करते हैं, ठीक है? तो एक्सेसिव वेल्थ की उन्होंने बात कही थी कि देखिए किसी के पास ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा वेल्थ हो, ठीक है? चूँकि समाज उस समय उनको समाज का बिल्डअप हो रहा था, समाज की चीज़ें आगे बढ़ रही थी। तो उस समय अगर किसी एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन हो जाएगा तो फिर वो शोषण शुरू हो जाएगा, ह्यूमन नेचर जो कहता है। हाँ, और ज़्यादा उसको अंदर धन को इकट्ठा करने की जो ललक है वो बढ़ती जाएगी। तो एक्सेसिव वेल्थ ना हो और एक्सट्रीम पॉवर्टी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? उन्होंने किया। ये बात उन्होंने आलोचना की थी, ठीक है? और उन्होंने ये भी कहा था कम्युनल ऑनरशिप होना चाहिए। कैसा क्या होना चाहिए? कम्युनल ऑनरशिप होना चाहिए। अब कम्युनल ऑनरशिप की बात क्यों करते हैं? हाँ, क्योंकि देखिए कम्युनल ऑनरशिप ये होना चाहिए जैसे मान लीजिए कि रूलर है, रूलर ठीक है, रूलर हैं जो रूल करने वाले हैं, ठीक है? अगर उनके पास सही मात्रा में एक प्रॉपर्टी नहीं ओन करेंगे वो, रखेंगे, तो उनकी बात भी तो नहीं सुनी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, ठीक है? और समाज का जो अ, एकजुटता है, एकरूपता है, वो धीरे-धीरे क्या होगा? खत्म होगा, मतलब कंट्रोल में नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उन्होंने एक चीज़ कहा कि जो फिलोसफर्स हैं, जो रूलर्स हैं, वो अपनी चीज़ों को बना कर के रखें, संपत्तियों को बना कर के रखें, जिससे कि समाज को रेगुलेट एंड कंट्रोल करने में अ आसानी हो। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ठीक है, तो रूलर एंड फिलोसफर्स लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि ये आपका तैयार भी होता रहे पीपीटी के रूप में जो है, ताकि आप एक नोट्स भी तैयार होता रहे, ठीक है? अब उन्होंने कहा नेक्स्ट सिंप्लिसिटी इन नीड्स होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी इन हाँ नीड्स होनी चाहिए। अब देखिए, हाँ सिंप्लिसिटी नीड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए सिंप्लिसिटी नीड्स नहीं रहेगी तो देखिए क्या होगा? हाँ, क्या होगा? अरे भैया, जब लोग अगर सिंप्लिसिटी को नहीं फॉलो करेंगे तो स्टेट वेलफेयर वुड नॉट बी इंक्रीज्ड। लिख देते हैं कि स्टेट वेलफेयर वुड नॉट बी इंक्रीज, नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है? क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता? हम्म एट ए ग्रेट लेवल, एट ए ग्रेट लेवल कर लीजिए इसको, ठीक है? एट ए ग्रेट लेवल, ठीक। स्टेट कुड नॉट बी स्टेट वेलफेयर यार, स्टेट वेलफेयर कुड नॉट बी इंक्रीज एट ए ग्रेट लेवल। अगर सिंप्लिसिटी नीड्स नहीं रहेगी, एक राजा है, रूलर है, हाँ, बहुत ज्यादा जब वो राजा भी सिंप्लिसिटी को फॉलो कर सकता है, मतलब एक एक दायरे में रह करके हाँ खर्च कर सकता है जितना एक राजा के अंतर्गत एक प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि राजा बन गया इसका मतलब है कि ही वो पूरे जो देश जो साम्राज्य की संपत्ति है उसको मतलब लोगों का शोषण करके और हमने लग्जरीज को फॉलो करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे भी एक तरह से सिंप्लिसिटी जो रूलर क्लास है उसको फॉलो करना चाहिए। क्यों फॉलो करना चाहिए? इससे स्टेट का वेलफेयर बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए कितने महान ये इनके विचार थे प्लेटो जी के, ठीक है? इस तरह से इकोनॉमिक्स बढ़ती है आगे। देखिए थर्ड में आते हैं हमारे कौन? एरिस्टोटल। कौन आते हैं? एरिस्टोटल, ठीक है? यानी अरस्तु बोलते हैं इनको, ठीक है? तो यू कैन से, ठीक है, 384 हाँ से इनका 322 बीसी तक पीरियड रहा है,
ठीक है। और इस पीरियड में, ठीक है, इस पीरियड में उन्होंने क्या किया, जो इकोनॉमिक थॉट को बढ़ाया इन्होंने, वो देखने वाली बात है। देखिए, उन्होंने क्या कहा कि नेचुरल, उन्होंने डिफरेंशिएशन किया। उन्होंने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। इसमें नेचुरल बनाम अननेचुरल, अननेचुरल इक्विजिशन में, ठीक है, इक्विजिशन में, इक्विजिशन यानी अधिग्रहण। इक्विजिशन का मतलब क्या होता है, अधिग्रहण होता है। तो उन्होंने बताया कि भैया, आप हमें अपने साम्राज्य को, ठीक है, कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, बाई नेचुरल रिसोर्स यानी बाई फार्मिंग करके। बाई फार्मिंग पर आप जोर दीजिए, फार्मिंग करिए अच्छे से, ठीक है, और उससे जो उत्पादन हो, और माइनिंग उसमें थोड़ी बहुत अगर हो जाती थी, जो धातुएं थी अगर मिल जाती हैं, तो उनका इधर उधर करके, ठीक है, आप अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो ऐसे वो साम्राज्य को, वेलफेयर को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने ये चीज कहा कि देखिए भैया, अननेचुरल इक्विजिशन नहीं होना चाहिए। अननेचुरल इक्विजिशन यानी अगर आप ये, अगर कोई अमीर बनना चाहता है तो उसे यूशु आरी सॉरी यूशरी नहीं फॉलो करना चाहिए। ठीक है, यूशुअरी नहीं फॉलो करना चाहिए। क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए? हम्म क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए? क्योंकि इसकी भी अपनी एक बुराई है। ठीक है, लोग देते थे दूसरे को, मुसीबत में मान लीजिए उसके पास कोई समस्या प्रॉब्लम आ गई, तो उन्होंने उनको धन दिया, लेकिन उसके बदले बहुत सारे ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, कभी उनका खत्म ही नहीं होता था। ठीक है, समझ रहे हैं? और धीरे धीरे सामने वाले व्यक्ति की संपत्ति को क्या कर लेते थे, हड़प लेते थे। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने ईश्वरी पर उन्होंने बैन करने की बात की कि देखिए, नहीं नहीं, हाँ, और इनफेयर ट्रेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनफेयर ट्रेड नहीं होना चाहिए, ये चीज भी ध्यान रखने की बात है। हाँ, ये सब अननेचुरल एक्विजिशन है। ठीक है, जो कि हमारे किसी भी देश को, किसी भी समाज को क्या करती है, जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, जो सोशल बॉन्डिंग होती है, उसको डिस्टर्ब करती है। तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं। तो मेन हमें फोकस करना है पॉइंट के रूप में, नेचुरल बनाम अननेचुरल एक्विजिशन को ध्यान रखना है। ठीक है, इन्होंने भी ये हाउस होल्ड मैनेजमेंट की बात की। ठीक है, कि भैया हाउस होल्ड मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से होना चाहिए। हाँ, इनके भी पॉइंट्स में ये बातें आती हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, और ये क्या हो, किस लिए होना चाहिए, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज के लिए। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा इसको लिया कि वहाँ पिछली बार जो उन्होंने यूज किया था जेनोफोन ने, तो जेनोफोन ने जो यूज किया था हाउस होल्ड तक रहे, लेकिन ये थोड़ा सा आगे बढ़ गए। उसी उसी दिशा में थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। इन्होंने कहा कि प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट हमें सीखना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। प्रॉपर मैनेज मैनेज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, प्रॉपर मैनेज ऑफ रिसोर्सेज की तरफ हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। समझ रहे हैं? अब देखिए क्या है कि एक चीज और, नेक्स्ट पॉइंट में ये स्वीकार करते हैं, क्या स्वीकार करते हैं, कि जो द रोल ऑफ मनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, जो रोल ऑफ मनी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, हाँ, टूल फॉर, एक ऐसा टूल होना चाहिए फॉर एक्सचेंज, या कह सकते हैं आप फैसिलिट ट्रेड को होना चाहिए। जो हमें मनी, मनी इन द सेंस कि उस समय जो मेटेलिक मनी होते थे, वैसे मनी, वे तो कागज वाली मनी तो होते नहीं थे। मेटेलिक मनी जो होता था, हाँ, या धातुएं होती थी, मेटल्स वगैरह होते थे, उनको मनी के रूप में कंसीडर किया जाता था। हाँ, ठीक है, मेटल्स। ठीक, तो मेटल्स को
किया जाता था इस तरह से। तो इसका जो यूज होना चाहिए वो आ, ये बहुत ही अच्छे टूल है फॉर एक्सचेंज, फॉर क्या करने के लिए, फॉर एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, फॉर एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी। अब ये ठीक है, टू फैसिलिटेट ट्रेड करने के लिए। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने इस पर बात की है कि ऐसा होना चाहिए, साम्राज्य के अंतर्गत इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। और चौथा पॉइंट उन्होंने जोर दिया है कि जस्टिस होना चाहिए एक्सचेंज में, इसी क्रम में। ठीक है, जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस इन एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक्सचेंज में ये नहीं कि हाँ, जैसे नहीं तैसे दिया कम ले लिया ज्यादा, दिया कम ले लिया ज्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फेयर एक्सचेंज होना चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी जो होनी चाहिए, गुड प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, गुड या इक्वल, इक्वल प्रोपोर्शनैलिटी जो है उसको फॉलो किया जाना चाहिए, समझ रहे हैं ना। नहीं तो जो है इससे समाज में अराजकता फैलेगी। तो देखिए, सब साम्राज्य को बनाने के लिए कि एक समाज को, अच्छा समाज, एक अच्छा साम्राज्य विकसित हो, डेवलप हो, इन सब चीजों का बहुत ही जो समावेशन है, बहुत ही अच्छी तरीके से वन बाय वन आप देख सकते हैं। ठीक है, और सब में अगर देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि सब में नैतिकता जरूर आ रही है। नेचुरल बनाम अननेचुरल इक्विजिशन, यहाँ पे भी नैतिक अनैतिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज हों, पर वहाँ पे जो नैतिकता की बात होती है, मोरल की बात होती है, एथिक्स की बात होती है, वो जरूर इंक्लूडेड किया गया है। ठीक है, प्राचीन समय के जो फिलासफर्स रहे हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो रोल ऑफ मनी भी कहते हैं। ठीक है, फॉर एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, जस्टिस इन एक्सचेंज बोल देते हैं उसके बाद। ठीक है, ये सब बातें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। और आगे बढ़ के ये बोलते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ये जोर देते हैं। देखिए देखिए, अब ये निकल गए आगे, थोड़ा सा आगे निकल गए। आप लोग दिमाग दौड़ाइए तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये कैसे अपने पिछले जो विचारधारक फिलोसफर थे उनसे थोड़ा सा एक कदम आगे निकल गए। ठीक है, पिछले वाले थे प्लेटो साहब। प्लेटो साहब कहते थे कम्युनल ऑनरशिप होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जोर दिया है। जो एरिस्टोटल साहब हैं, वो किस पर जोर दिया है इन्होंने, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर। अब वाई, क्यों? क्योंकि देखिए, इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इट इनकरेजेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इट इन इनकरेज, इनकरेज क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकरेज करता है। भाई यार, जब हमारी सामान रहती है तो लोग अपनी सामान रहती है तो लोग ज्यादा उसकी अच्छे से केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। ठीक है, और उसको ग्रो करने के लिए ज्यादा सोचते हैं, विचारते हैं और एक्टिव होते हैं। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट इनकरेज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वही बात है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं हम, ताकि आपको एक जनरल पॉइंट मिल जाए लिखने के लिए, समझने के लिए, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो इनकरेज रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है एंड इन्वेस्टमेंट। इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनरशिप की हाँ वकालत की है, मतलब इन द सेंस की बात रखी है। ठीक है, ऑनरशिप, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनरशिप लिख देते हैं पूरा, ताकि ये चीज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इनके पहले जो थे प्लेटो साहब, वो कहें कम्युनल ऑनरशिप होना चाहिए, लेकिन अरस्तु साहब आए तो कहे नहीं नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनरशिप भी हमें ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बातें होंगी आप लोग ध्यान से देखते जाइए और सीक्वेंस को समझते जाइए। हाँ, सीक्वेंस को जोड़ते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा, नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन है हमारा कि सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए। देखिए यार, कोई भी जो है, कोई भी समाज हो, देश हो, परिवार हो, अगर वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है, तो हाँ, उस साम्राज्य को दिक्कत
बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ सकती है। ठीक है? समझ रहे हैं? इसीलिए सेल्फ सफिशिएंसी की बात की गई है। स ठीक है? तो उस समय उन्होंने ये बात रखी थी। हुँ। अब सेल्फ सफिशिएंसी में जो क्या करता है? हाँ? सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब यही है सीधा-साधा कि भैया जो अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको मिनिमाइज़ करो। मिनिमाइज़ मिनिमाइज़ डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। ठीक है? अगर आप जब तक डिपेंडेंट नहीं होंगे, देखिए नेशनल जब हम न्यू ट्रेड थ्योरी में इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी में पढ़ते हैं तो उसमें भी तो ट्रेविस एंड सिंगर ने ये बताया है कि भैया जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हें क्या करना चाहिए, मिनिमाइज डिपेंडेंसी ऑन अदर्स करना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसी चीज को जो हमारे अरिस्टोटल साहब थे उन्होंने बहुत पहले ही कहा था कि सेल्फ सफिशिएंसी होना चाहिए। सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए। अब हालांकि हम इसको न्यू सेंस में देख रहे हैं कि मिनिमाइज डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, हाँ उसका हम एक जनरल मीनिंग निकाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने सेल्फ सफिशिएंसी की बात की थी कि भैया देखो खुद में संपूर्णता लिए रहो और सफिशिएंट रहो। ठीक है, तो ये चीज इसको हमने थोड़ा सा, चूंकि हम इसको आज के सेंस में देख रहे हैं, हो सकता है उन्होंने सिर्फ सेल्फ सफिशिएंसी की बात की हो, लेकिन उसका जो इनडायरेक्ट मतलब निकलता है कि मिनिमाइज डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। और उसी को जब हम आज के इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी में पढ़ते हैं तो प्रेवी सिंगर ने जो डिपेंडेंसी थ्योरी दी है तो उसमें एक अलग से इसके इसके विषय में एक थ्योरी डेवलप कर दी है प्रेवी सिंगर ने मिल करके। ठीक है, पहले एक कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ा जाता था, कॉन्सेप्ट पॉइंट के रूप में पढ़ा जाता था। हाँ, ठीक है, लेकिन अब इसके सेल्फ सफिशिएंट डिपेंडेंसी ऑन अदर्स पे डिपेंड एक थ्योरी बना दी गई है कि डिपेंडेंसी थ्योरी। अब उसमें डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर जो भी काज इफेक्ट हानि लाभ हैं सब डिटेल से चर्चा किया गया है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो इस कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हुआ वो अब जाकर के हुआ प्रेवी सिंगर के समय में। ठीक है, उस समय सिर्फ सेल्फ सफिशिएंसी की बात की गई, किसके द्वारा, एरिस्टोटल के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं मोरल इकोनॉमी। इसकी बात करते हैं मोरल इकोनॉमी, देख लीजिए फिर आ गए मोरल इकोनॉमी। ठीक है, हालांकि बात वही है कि इनकी जो मोरल इकोनॉमी थी, हाँ ठीक है, वही बात है, बस थोड़ी बहुत मतलब मोरल इकोनॉमी। अब देखिए मोटा मोटा हम मोरल इकोनॉमी लिख दे रहे हैं, ठीक है, मोटा मोटा यहाँ पे मोरल इकोनॉमी लिख दिया गया है, लेकिन थोड़ा बहुत इन्होंने जो, जब आप डीप में पढ़ेंगे डीप में चीजों को समझेंगे तो थोड़ी बहुत चीजें हल्की फुल्की डिफरेंट नजर आएंगी। एक दो चार कॉन्सेप्ट और जोड़ दिया उसमें मोरल इकोनॉमी में। ठीक है, हाँ, ऐसा होता है कि मोरल इकोनॉमी में दो चार कॉन्सेप्ट और जोड़ दिया गया हो, लेकिन जो मोटा मोटी हम कॉन्सेप्ट लिख देंगे वो मोरल इकोनॉमी भी इन्होंने भी प्रमोट किया है। कहते हैं कि जो हमारे समाज की जो ओवर वेल बीइंग है, ओवर वेल बीइंग है, वो कैसे होगी, हाँ, जब हम मोरल इकोनॉमी को फॉलो करेंगे। ठीक है, वो ओवर वेल बीइंग इसी तरीके से होगी। और सबसे बड़ी बात वर्चुअस होनी चाहिए, वर्चुअस तो होनी ही चाहिए, मोरल इकोनॉमी हो और वर्चू का ध्यान न रखा जाए तो ये भी गलत बात है। गाइडेड बाई लिख देते हैं, गाइडेड by our kingdom should be guided या इकोनॉमिक एक्टिविटी should be guided by virtue। ओके, तो इस तरह से अरिस्टोटल का यहाँ पे खत्म होता है। ठीक, बहुत ज्यादा हमने डिटेल नहीं करने की कोशिश की है। क्यों नहीं करने की कोशिश की है, आप समझ सकते हैं, टाइम लिमिटेशन है और कम टाइम में हमें चीजों को समझ लेना है। ठीक है, देखिए, और नेक्स्ट वन है हमारे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन में हम देखेंगे इसको, हाँ, नेक्स्ट वन में हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे चाणक्य जी को देखेंगे। किसको देखेंगे, ये हमारे चौथे पुराने फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल, चाणक्य। ठीक है, इनको देखेंगे। इनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। इनका जो पीरियड रहा है वो 350 से, यानी बीसी कर दे, 350 से लेकर के 283। ठीक है, 283 BC
इनका पीरियड रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? ये भी ये इंडिया के रहे हैं, आप लोग जानते हैं, बहुत फेमस हैं। तो ये इनका भी गजब इकोनॉमिक थॉट रहा है। ये तो वाकई में हम कह सकते हैं कि ये अरस्तु और प्लेटो से कम नहीं थे, बल्कि उनसे भी आ, एक आध दो कदम आगे निकल करके इन्होंने बहुत सारे डिसिप्लिन में काम किया है। इन्होंने पॉलिटिकल के क्षेत्र में इनका जो बड़ा योगदान है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, ठीक है। और उन्होंने जो उनका जो चाणक्य नीति आती है, आप कभी उसको टाइम मिले तो पढ़िए। उसमें बहुत सारी जो सोशल वर्च्यूज हैं, सोशल बुराइयां, उन पर इन्होंने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से बात किया है। तो दोस्तों, अब हम इनको देखेंगे चाणक्य जी के बारे में कि क्या क्या इन्होंने दिया है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भैया, स्टेट सेंटर्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। जो इकोनॉमी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? स्टेट सेंटर्ड। क्यों? बाद में किन्स वगैरह आते हैं नए जमाने में, तो ठीक है, उसी चीज को थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं, करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। लेकिन इसका छोटा प्रारूप अगर आप देखना चाहें, तो चाणक्य जी के इस स्टेट सेंटर्ड इकोनॉमी वाली कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं। बहुत छोटे में इन्होंने बताया है। जो कि उस समय देखिए, छोटा साम्राज्य, छोटी मतलब साम्राज्य इन द सेंस, चाणक्य का तो बहुत बड़ा चंद्रगुप्त मौर्य का था, लेकिन चीजें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो छोटे लेवल पे होती थी। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे, जैसे आज एक देश अमेरिका है, तो अब अमेरिका आज के समय में जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट होंगे, उनका जो थॉट प्रोसेस होगा, वो इकोनॉमिक्स क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा डिटेल और बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन उस समय इकोनॉमिक थॉट उस लेवल पे इंटरेक्टिव नहीं थे। तो स्टेट सेंट्रल इकोनॉमी ने की बात इन्होंने किया है। तो अब स्टेट स्टैंडर्ड इकोनॉमी क्यों इन्होंने बात की है? क्योंकि ये देखिए, रेगुलेटिंग एंड गाइडिंग इकोनॉमी में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, रेगुलेटिंग, देखिए नियम तो यही बनाएंगे ना। नियम तो रेगुलेटिंग, मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं कि रेगुलेटिंग एंड गाइडिंग में, हाँ, ऑफ इकोनॉमी, ऑफ इकोनॉमी। भाई गाइडिंग तो यही करेंगे, इनको ही बताना है, इनको ही समझाना, मतलब अगर स्टेट उसमें हस्तक्षेप नहीं, चीजें नहीं करेंगी, स्टेट नहीं चीजों को लागू करेगी अपने हिसाब से, तो उसका जो साम्राज्य है वो कमजोर हो जाएगा। उसका साम्राज्य जो है वो क्या क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। सो इस तरह से हम ये देखते हैं कि उन्होंने इस तरह की बातें की है। अच्छा, समझ गए ना? इस कॉन्सेप्ट तो आप लोग समझ गए होंगे, ज्यादा हम इस पर डिटेल नहीं करने जा रहे हैं। और उन्होंने बताया नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ टैक्सेशन। रोल ऑफ टैक्सेशन कैसा होना चाहिए? देखिए, रोल ऑफ टैक्सेशन आज हम पढ़ते हैं कि रोल ऑफ टैक्सेशन ज्यादा ये प्रोपोर्शनल होता है, तो कभी रिग्रेसिव टैक्स फॉलो किया जाता है टैक्सेशन, कभी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन फॉलो किया जाता है। तो आज थोड़ा बड़े कॉन्सेप्ट में रूप में पढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने कहा उस समय कि जो टैक्सेशन होना चाहिए, इफिशियंट टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा बर्डनिंग नहीं होना चाहिए। देखिए, ये बात उन्होंने उस समय कही थी। ठीक है, हाँ, बात वही है कि अब वो इतना ही कही थी, लेकिन आज के समय में कई और हम बड़े इसको और ज्यादा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, इफिशियंट टैक्सेशन सिस्टम की उन्होंने बात की थी। देखिए, समाज को जोड़ते रखना है, हाँ ठीक है, लोगों को नाराज नहीं करना है, तो इफिशियंट टैक्सेशन सिस्टम फॉलो कीजिए। ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम फॉलो कीजिए, हम्म, जिसमें ओवर बर्डेनिंग ना हो, जिसमें ओवर बर्डेनिंग ना हो लोगों के ऊपर। ठीक है, नहीं तो जनता क्या कर देगी उस समय, जो है, हाँ, उस समय भी जनता, लोगों को कष्ट होगा, फिर लोग सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो साम्राज्य अच्छे से नहीं चल पाएगा। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट इन्होंने जो बात की है, वो रोल ऑफ टैक्सेशन स्टेट सेंटर के बाद उन्होंने बात किया है पब्लिक वेलफेयर की। किसकी बात की है उन्होंने? पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, अब पब्लिक वेलफेयर क्यों होता है? कैसे हो किया जा सकता है? पब्लिक वेलफेयर कैसे किया जा सकता है? बताइए।
आप लोग भी जानते हैं। लेकिन उस टाइम इन्होंने कहा था कि भैया देखो, हमारा जो पैसा है, हमारा जो धन है, दौलत है, वो खर्च होना चाहिए रोड बनाने में, रोड बनाने में, ठीक है। रोड उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। रोड बनाइए, कुआं खुदवाइए, ठीक है, तालाब का निर्माण करवाइए। यही सब में इन्वेस्टमेंट मतलब जो साम्राज्य का पैसा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और एजुकेशन, गुरुकुल, जो गुरुकुल होते थे उनको भी साम्राज्य के द्वारा पैसे क्या होने दिए जाने चाहिए, दान दिए जाने चाहिए। हाँ, उनको दान दिए जाने चाहिए। एंड हेल्थ पर भी वैद्यों को, वैद्य जो होते थे उस समय के वैद्यों को भी क्या होना चाहिए, फंड ग्रांटेड बाई स्टेट, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा जो साम्राज्य के लोग हैं, यानी जो एक्टिव लोग हैं, जो साम्राज्य के वेलफेयर में ज्यादा भूमिका निभाते हैं, उनकी अच्छे से क्योर किया जा सके, क्योरनेस हो सके। समझ रहे हैं? तो पब्लिक वेलफेयर में इन्होंने ये बात किया है। हम इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है, हालांकि हमने नहीं लिखा है, लेकिन आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, अगर आप पॉइंट बनाना चाहते हैं फॉर मेमोराइजेशन के लिए तो। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात किया है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में किसकी बात की है? ट्रेड एंड कॉमर्स की। अब ट्रेड एंड कॉमर्स देखिए उस समय भी होते थे, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स होते थे। कैसे होते थे? हाँ, ठीक है। अरे, जब चाणक्य के ही समय में, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही तो आए थे ग्रीक्स, ठीक है, सिकंदर की बात होती है, ठीक है। तो अब चूंकि रास्ता लोगों ने थोड़ा सा समझ लिया था आसपास के एरिया के, तो वहां से ट्रेड एंड कॉमर्स स्टार्ट हो गया था। और उन्होंने कहा था कि ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ही आवश्यक चीज है साम्राज्य के वृद्धि के लिए, ठीक है। और ये उन्होंने कहा कि देखिए, डोमेस्टिक ट्रेड भी होना चाहिए, हमारा आपसी जो बाजार है, घरेलू बाजार है, उसमें भी होना चाहिए। देखिए, चीजें वही हैं, बशर्ते बात हम बार बार यही कहेंगे कि आज के समय में ब्रॉड कॉन्सेप्ट के रूप में हम देखते हैं, पहले छोटे कॉन्सेप्ट के रूप में देखते थे। पहले सीमित था उनका दायरा, आज बड़ा हो गया है, ठीक है। तो इनकरेज डोमेस्टिक, उन्होंने इनकरेज किया, चाणक्य जी ने इनकरेज डोमेस्टिक, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल मतलब आसपास के जो तटवर्ती या क्षेत्रीय जो साम्राज्य थे, उन उनसे ट्रेड करने पर इन्होंने जोर दिया, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड। तो हम देखिए बड़े ये कॉन्सेप्ट के रूप में देख रहे हैं इसको, ठीक है, कि इंटरनेशनल ट्रेड। लेकिन पहले उन्होंने कहा होगा कि तटवर्ती आसपास के जो साम्राज्य है उनसे हमारा क्या होना चाहिए, ट्रेड होना जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे साम्राज्य को वृद्धि मिलती है या वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये चीज, तो हम न्यू टर्म दे रहे हैं, पुराने पुरानी बातों को न्यू टर्म यहाँ देने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। वेल्थ एक्युमुलेशन की बात इन्होंने की है कि भैया वेल्थ भी एक्युमुलेशन होना चाहिए, ताकि वेल्थ एक्युमुलेशन नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब राजकोष ही खाली रहेगा, तो राजकोष पर कभी भी अगर विपदा आती है लोगों पर, साम्राज्य पर, तो उसके लिए वेल्थ एक्युमुलेशन होना चाहिए, फॉर इमरजेंसी के लिए, फॉर पब्लिक वेलफेयर के लिए, ठीक है, फॉर पब्लिक वेलफेयर। तभी हमारा जो साम्राज्य के लोग हैं वो ज्यादा खुश रहेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है, फॉर पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। तो ये वेल्थ एक्विजिशन करना चाहिए, फॉर इमरजेंसी लिख देते हैं यहाँ पे पॉइंट के रूप में, आप लोग उनको थोड़ा सा आ, आसान रहेगा चीजों को और नोट्स बनाने में, लर्न करने में, ठीक है। तो ये इन्होंने इस तरह से बताया, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंजम करप्शन कंट्रोल करने की बात इन्होंने कहते हैं। आगे किसकी बात करते हैं? करप्शन कंट्रोल होना चाहिए। देखिए, करप्शन उस समय भी सोसाइटी में थोड़ा बहुत थे, ज्यादा नहीं थे, लेकिन इन्होंने ये कॉन्सेप्ट ही दे दिया कि भैया देखो, करप्शन कंट्रोल पर ध्यान दो, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ठीक है। किस लिए? तभी तो भैया इंश्योर होगा इफिशिएंट गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट, ठीक है। तभी तो क्या होगा, करप्शन कंट्रोल होना चाहिए, क्या करने के लिए? इंश्योर करने के लिए। क्या इंश्योर करने के लिए? इफिशी क्या करने के लिए? इफी ठीक है, इफी
इफिशिएंट, इफिशिएंट, एक मिनट हम मिटा दें इसको, हाँ, ताकि ये अच्छा नहीं लगता, बीच में ये गलत हो जाता है तो, ठीक है। तुम इंश्योर इफिशिएंट गवर्नेंस करने के लिए, इफिशिएंट गवर्नेंस, ठीक है, एंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट, एंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लिए, बेटर मैनेजमेंट के लिए करप्शन कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। देखिए आगे बढ़े हैं ये जो अपने पिछले फिलोसफर्स थे उनसे आगे बढ़ करके इन्होंने एक करप्शन कंट्रोल की बहुत अच्छे से वकालत की है, ज्यादा जोर दिया है करप्शन कंट्रोल पे, कि करप्शन कंट्रोल को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और इन्होंने अगले पॉइंट में कहते हैं कि एग्रीकल्चर बहुत बड़ा फाउंडेशन है, एग्रीकल्चर पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इन्होंने भी एग्रीकल्चर को एज ए फाउंडेशन ऑफ वेल्थ लिया है, एज ए फाउंडेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। हम फाउंडेशन ऑफ वेल्थ की बात ये है कि देखिए जो उन्होंने कहा एग्जैक्ट तो नहीं रखते, लेकिन मेन बात यही है, एग्रीकल्चर पर जितना उन्होंने चीजें रखी है उनसे देखने से यही पता चलता है कि एग्रीकल्चर बहुत ही जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ, ये बैकबोन ऑफ इकोनॉमी है। ये क्या है? बैकबोन ऑफ बैकबोन ऑफ इकोनॉमी होती है, ठीक है। स्टेट को सपोर्ट करना चाहिए टू इंश्योर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी, ठीक है। इसी में अगर हम जोड़ना चाहें तो ये जोड़ सकते हैं कि स्टेट को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। स्टेट सपोर्ट करना चाहिए, क्या सपोर्ट करना चाहिए? स्टेट सपोर्ट, हाँ, टू इंश्योर, देखिए भैया, अगर स्टेट ही जब नहीं सपोर्ट करेगा और उस समय एग्रीकल्चर ही हुआ करता था, तो अगर स्टेट ही सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है? कुआं नहीं खुदवाएंगे, ठीक है, तालाब का निर्माण नहीं करवाएंगे, तो क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जा सकती है? हाँ, नहीं। एंड हमें अपने साम्राज्य को बेहतर बनाने के लिए, चोरी चमारी रोकने के लिए फूड सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा वो चाणक्य जी ने बता दिए हैं। सोचिए, फूड सिक्योरिटी आज भी हमारे यहाँ देखने को मिल सकता है, बड़े लेवल पे काम हो रहा है फूड सिक्योरिटी पर, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं? उस समय भी उन्होंने, चाणक्य जी ने कहा था कि देखिए जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, जो असहाय हैं, उनको सरकार की तरफ से थोड़ी मतलब खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि समाज में क्राइम न फैले, ठीक है। और जो है क्राइम न फैले और समाज सुचारू रूप से अच्छे से अपने आगे कदम बढ़ाता रहे, ठीक है, आगे बढ़ता रहे, प्रॉस्पर करता रहे। क्योंकि देखिए क्राइम जहाँ होगा, जहाँ क्राइम होंगी, जहाँ क्राइम से रिलेटेड चीजें होंगी, वहां पे बड़ा मुश्किल है किसी भी समाज का आगे बढ़ पाना या किसी भी समाज का बेहतर कर पाना, ठीक है। तो इस तरह से हमें ध्यान देना है। तो कौटिल्य की बातें जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग कौटिल्य जी की बातों को ध्यान में रखेंगे, और जितना ध्यान में रखेंगे बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें हैं। आप अगर एक तरह से आप अगर कोरिलेट करें, जोड़ना चाहें तो आज के समय में जोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे पुराने जो फिलॉसफर्स हैं उनकी जो बातें हैं आज भी बहुत सारी बातें जो है फॉलो की जाती हैं और अ, लागू की जाती हैं। तो हम 5वें के रूप में हम लिख रहे हैं कि इब्न जो है खाल्दून नाम की एक क्या थे? इकोनॉमिस्ट हुए, इब्न खाल्दून नाम के, ठीक है। इनका जो पीरियड है ये मिडिवल पीरियड है, ठीक है। अब ये 1332 ईस्वी से लेकर के 1406 तक, ठीक है, इनका पीरियड रहा है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, जन्म से ले जन्म मतलब जिन्होंने इनका जो लाइफ टाइम कार्यकाल रहा है यही रहा है, ठीक है।
1332 से लेकर के कितना 1406। ठीक है। अब इन्होंने ये चूंकि अब मिडवल पीरियड के फिलोसफर हैं, इन्होंने जो जो बातें कही हैं ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है किसी भी साम्राज्य के लिए। उस टाइम के साम्राज्य और पीरियड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इब्न खालदून जो थे उन्होंने कहा कि असाबिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि देखिए इनका जो लैंग्वेज है, हाँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो असाबिया होना चाहिए। अशाबिया का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हैं? सोशल कोहेशन होना चाहिए। आज के समय में अगर हम इसको अपने इंग्लिश टर्म में करें तो ये सोशल कोहेजन होना चाहिए। और सोशल कोहेजन का मतलब कि सामाजिक एकजुटता होनी चाहिए। कि सोशल बॉन्डिंग अगर नहीं होगी तो समाज जो है वो प्रॉस्परस नहीं हो सकता। ठीक है। फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी, फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ prosperity ऑफ सोसाइटी, ऑफ ए सोसाइटी। कैसे? जब सोशल क्वेश्चन करेंगे तो भी हमारा प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए सोसाइटी होगी। और ये अल्टीमेटली क्या लीड करेगी? भाई सब आपस में जब दुश्मन बने रहेंगे, सोशल बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी। ठीक है, सोशल बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी एक दूसरे से। जैसे हमारे यहाँ क्या था कि हमारे यहाँ का जो सोशल सिस्टम था वो थोड़ा सा, सोशल बॉन्डिंग थी वो थोड़ी सी कमजोर थी। चूंकि हमारे यहाँ जब मिडवल पीरियड आते आते बहुत सारी बुराइयां जो है अपना स्थान घेर चुकी थी, जैसे जातिवादी सिस्टम। ठीक है, फिर भी हमारे यहाँ ये था कि लेन देन होते थे, व्यापार होते थे। बस जो सोशल बॉन्डिंग थी स्ट्रांग थी, लेकिन वो एक ट्रेड के रूप में यूज की जाती थी, एक मीडियम काम को पूरा कराने के लिए यूज की जाती थी। लेकिन उन्होंने सोशल बॉन्डिंग का मतलब और ज्यादा जोर दिया है कि जैसे इंटर रिलेशंस होने चाहिए, इंटर मैरिजेज होनी चाहिए। देखिए, इंटर मैरिजेज इज ए मेन कॉज ऑफ सोशल बॉन्डिंग। ठीक है, तो इन सब सारी चीजों को उन्होंने बताया। क्यों बताया? क्योंकि देखिए भैया, ये अल्टीमेटली लीड करती हैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर आप जिनका सोशल बॉन्डिंग अच्छा ना हो तो उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो यूं ही खराब हो जाएगी। क्योंकि बगावत करने वाले 10 ठो निकल आएंगे। जब बगावत करने वाले निकल जाएंगे तो जो राजा होगा बेचारा, वो शासक होगा या सुल्तान होगा, क्या करेगा? इन्हीं सबको कंट्रोल करने में लगा रहेगा। उसका ध्यान जो प्रोडक्टिव चीजों पे हो ही नहीं पाएगा, वेलफेयर के लिए काम कर ही नहीं पाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, साइक्लिक। देखो, ये जो एक बात उन्होंने की कि जो साइक्लिकल नेचर ऑफ डायनेस्टीज है, इसी में हम ऐड करते हैं कि साइक्लिकल नेचर ऑफ डायनेस्टीज है, वो बड़ा ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर साइक्लिकल नेचर ऑफ डायनेस्टीज होगा, मतलब ये समझ लीजिए अगर अप डाउन आते रहेंगी डायनेस्टीज में, तो वो हमारे इकोनॉमिक वेलफेयर या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए खतरनाक चीजें हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए, तख्ता पलट नहीं होना चाहिए। वही बात है, उसी को पिछले कॉन्सेप्ट को ही इन्होंने आगे बढ़ाया कि साइक्लिकल नेचर ऑफ डायनेस्टीज जो है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, कब किसको कैसे सत्ता हाथ में दी जानी चाहिए, ताकि जो हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ इकोनॉमिक जो वीकनेस, देखिए भाई, सब तख्ता पलट होती है तो सबसे पहला असर इकोनॉमिक पर पड़ता है। इकोनॉमिक वीकनेस होती है, समझ रहे हैं? नहीं, इकोनॉमिक वीकनेस तुरंत आएगी। ठीक है, ये चीज सबसे बड़ी दिक्कत है। तकड़ा पलट होता है जब, या अप डाउन होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक वीकनेस बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, तो इस पर हमें काम करना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट है, ठीक, थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। देखिए, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, इन्होंने लेबर को, मतलब उन्होंने कहा कि जितने ज्यादा लोग रहेंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा, ठीक है, हाँ, हम रिसोर्सेज
का जो है रिसोर्सेज इकट्ठा कर पाएंगे, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर पाएंगे, ठीक है। उतना ही ज्यादा हम अपने साम्राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जितने ज्यादा ज्यादा लेबर रहे, लोग रहे, ठीक है। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू हम करंट सिचुएशन में देखते हैं, इसको नया न्यू टर्म दिए हैं कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। लेकिन मेनली इन्होंने लोगों पर ज्यादा फोकस किया है। पहले की जब अगर कॉन्सेप्ट को देखें तो मेनली पीपुल्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों होने पर इन्होंने जोर दिया है कि हमारे साम्राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हों और ज्यादा से ज्यादा लोग एक्टिव एक्टिव रहें इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू आज के समय की एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये पहले भी दी गई थी, लेकिन संदर्भ दूसरा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स को इकट्ठा करके उनका एक्सप्लॉइट करके चीजें करेंगे, ठीक है। हाँ, और लेबर ही अच्छा लेबर रहेगा तो अच्छा प्रोडक्टिव लेबर बढ़िया रहेगा तो प्रोडक्टिव उसकी नेश अच्छी रहेगी। समझ रहे हैं? तो इन्होंने इस पर जोर दिया है। उन्होंने अगली बात जो ये की है कि रोल ऑफ द स्टेट में स्टेट होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? एक्सप्लॉयटेशन को रोकने वाला होना चाहिए। रोल ऑफ स्टेट जो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? एक्सप्लॉयटेशन टू प्रिवेंट, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन, यानी एक्सप्लॉयटेशन को रोकने वाला होना चाहिए, ठीक है। टू, एक मिनट, टू प्रिवेंट, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा मतलब, देखिए उन्होंने कहा है कि रिसोर्सेज लोग रखेंगे, लोग करेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, लेकिन प्रिवेंट ऑफ लोगों की जो एक्सप्लॉयटेशन हो वो ना हो। तो समझ रहे हो, लोगों की जो एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है वो नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि ज्यादा लोग हों तो आपसे में संघर्ष करने लगे और एक दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन करने लगे, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इन सब बातों पे जो है ध्यान देना चाहिए। अब ये नेक्स्ट है कि अच्छा, इन्होंने भी वार्ड एक्सेसिव टैक्सेशन को मना किया है कि एक्सेसिव टैक्सेशन जो है नहीं फॉलो किया जाना चाहिए। हिसाब से ही टैक्सेशन लगाना चाहिए। तो हम इस तरह से अगले पॉइंट्स पर देख लेते हैं कि नेक्स्ट अगला पॉइंट है टाइम को देखते हुए, ठीक है, कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगा। इसको इन्होंने बताया है कि देखिए भैया, हम कौन कौन सी चीजें फॉलो करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, लेकिन वो कौन कौन सी चीजें होंगी, ठीक है। देखिए, डेवलपमेंट, लेकिन इनको इनका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने का जो तरीका था वो डिफरेंट था, ठीक है। वो ये तरीका था, ये कहते थे कि भैया थोड़ा सा बैलेंस्ड प्रोडक्शन रखिए आप, ठीक है। थोड़ा सा क्या रखिए? बैलेंस्ड प्रोडक्शन रखिए, ठीक है। प्रोडक्शन रखिए, ठीक है, बैलेंस्ड प्रोडक्शन रखिए, ठीक है। और जो ट्रेड एंड गवर्नेंस है, ट्रेड एंड गवर्नेंस एज की टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। देखिए, ट्रेड एंड गवर्नेंस, क्योंकि देखिए मीडियल पीरियड के ये रहे हैं, तो एज ए की ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तो सोचेंगे ही। भाई जब कौटिल्य के जमाने में, प्लेटो के जमाने में, अरिस्टोटल के जमाने में, ठीक है, ट्रेड की बात की जा सकती है, तो ये तो मिडिवल पीरियड की फिलोसफर है। इनके समय में तो ट्रेड एंड गवर्नेंस तो अच्छे खासे रूप में ध्यान दिया जाएगा, और विस्तृत इसका जो है क्या होगा, ट्रेड एंड गवर्नेंस विस्तृत रूप में इन्होंने इसके बारे में चर्चा किया है और डिटेल में बताया है, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हम्म ये पॉइंट आप लोग अगर चाहें तो विस्तार किया जा सकता है। हाँ, अगर देखिए एक चीज और बता दें, अगर जिसको भी कहीं भी अगर
दिक्कत हो तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शंस में बताइए कि आप इस टॉपिक पर इस थ्योरी को डिटेल में सर बताइए, समझाइए या डिटेल कीजिए, तो हम उसे किसी अन्य वीडियोज में, ठीक है, आपके जो विचार होंगे उसको लेंगे और उस पर ज़्यादा डिटेल करेंगे, ठीक है? समझ रहे हैं कि नहीं? तो टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग की भी इन्होंने अगले पॉइंट में बात की है, ठीक है? टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अच्छा, टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग का जो देखने का नजरिया है इनका, तो कैसा है? इस टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग, ठीक है? स्पेंडिंग में गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात की है, उसमें लोगों की स्पेंडिंग पे लोग नहीं, सब जितने भी पुराने राइटर हैं वो गवर्नमेंट यानी साम्राज्य पे ही बातें करते हैं कि जो साम्राज्य होता है या होना चाहिए, वो अ, वो टैक्सेशन को फॉलो कैसे कराए, स्पेंडिंग को कैसे करे। तो देखिए, यहाँ पे ये मॉडरेट टैक्सेशन की बात करते हैं, मॉडरेट टैक्सेशन की बात करते हैं, मॉडरेट टैक्सेशन होना चाहिए, ठीक है? ज्यादा हैवी टैक्सेशन या लो टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। और इकोनॉमिक जो है उसमें ये देखना चाहिए कि सस्टेनेबल हो, ऐसा हम लोग चलें जो कि थोड़ा सा मतलब उसका ज्यादा देर तक उन सब चीजों का उपयोग करके चलें। देखिए, पहले रिसोर्सेज ज़्यादा थी, लेकिन रिसोर्सेज की जो एक्सप्लॉयटेशन थी वो बहुत कम हो पाती थी क्योंकि लोग स्किल्ड नहीं थे, लोगों की पहुंच नहीं थी उस रिसोर्सेज तक, जानकारी तक, ठीक है? समझ रहे कि नहीं? लेकिन आज लोगों की जो पहुंच है वो रिसोर्सेज तक अच्छी खासी हो गई है, एक्सप्लॉयटेशन अच्छा खासा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है, आज पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसीलिए उस समय भी सस्टेनेबिलिटी की बात की जाती थी क्योंकि रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता था। इसलिए जितना रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था, उसी में आप ऐसा लेकर के चलिए जो काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोसेस को फॉलो कर सके। पर आज जो है जो एक्सप्लॉयटेशन है बहुत ज़्यादा हो रहा है, रिसोर्सेज तक पहुँच बहुत ज़्यादा तक है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि आज की पॉपुलेशन जो है वो रिसोर्सेज से कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से आज भी हम इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, कि इकोनॉमिक ऐसा पाथ फॉलो करें जो काफ़ी लॉन्ग टर्म फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सस्टेनेबल हो। समझ रहे हैं कि नहीं? बस अंतर यही है। पहले रिसोर्सेज आप समझ ही गए होंगे, हम बार-बार इस कॉन्सेप्ट को रिपीट नहीं करेंगे। 7वां कॉन्सेप्ट हम ये लिखना चाहते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ लग्जरी ऑन डिक्लाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इम्पैक्ट ऑफ लग्जरी जो होता है वो डिक्लाइन होना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ, इन्होंने लग्जरी को हानिकारक बताया है। इम्पैक्ट ऑफ लग्जरी हाँ, शुड बी डिक्लाइंड। अरे, अनडिक्लाइंड फेज में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनडिक्लाइंड फेज में होना चाहिए, ठीक है? हाँ, ठीक। ऑन 1 मिनट, ऑन डिक्लाइन होना चाहिए, उसको डिक्लाइन की तरह लिया जाना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए, लग्जरी ठीक है, एक लेवल, एक सीमा तक लग्जरी अच्छी है, अच्छी मानी जाती है, पर दोस्तों एक सीमा के बाहर लग्जरी को अच्छा नहीं माना जाता है, लग्जरी को बेहतर कंसीडर नहीं किया जाता। वो प्रोडक्टिविटी को, इन्वेस्टमेंट को, सबको हानि पहुंचाती है, ठीक है? प्रोडक्टिविटी, ठीक है? प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है? साम्राज्य के लिए आप कुछ बेहतर नहीं कर सकते अगर आप लग्जरी पे ही खर्चा करते रहेंगे। अगर कोई शासक है, लग्जरियस चीजों में बड़े बड़े महल बनवा रहा है, बड़े बड़े सिर्फ अपने ही सुख सुविधा के लिए बहुत बड़े महंगी महंगी चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, जो दूर दूर से क्षेत्रों से मंगाई जाती है और उनके लिए बहुत ज्यादा पैसा वो मतलब अपने राजकोष को खर्चा कर रहा है, मामूली धातुओं में दे दे रहा है, तो उससे राजकोष कमजोर होगा
और जो राज्य का जो विकास होगा वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, साम्राज्य जो है वो कमजोर होता चला जाएगा धीरे धीरे। इसलिए उन्होंने कहा कि जो इम्पैक्ट ऑफ लग्जरी होना चाहिए उसको डिक्लाइन करना चाहिए, घटाना चाहिए, ताकि अच्छे से हम साम्राज्य का वेलफेयर कर सकें। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ये सोशल कोहेशन को भी बहुत बड़ा ठेस पहुंचाती है। ठीक है, अगर आपके आसपास पड़ोस वाला व्यक्ति जो है, अरे सॉरी, आपके घर का अगर एक सदस्य, ठीक है, अगर या कोई भी शासक हो, ठीक है, अगर वो लग्जरीज को फॉलो करेगा तो और लोगों को, ठीक है, क्या होगी, उनमें बिखराव आना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लाइन हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में। ठीक है, इसलिए इन्होंने कहा है कि लग्जरी शुड बी डिक्लाइंड, लग्जरी को डिक्लाइन करना चाहिए फॉर द ग्रेट वेलफेयर ऑफ किंगडम्स, फॉर ग्रेट वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी लोगों ने, मतलब ये जो हमारे पास 5 जो इकोनॉमिस्ट आए, जेनोफोन, प्लेटो, एरिस्टोटल, चाणक्य एंड हमने इब्न इब्न इसको देखा, इब्न खालदून को देख लिया। समझ रहे हैं? तो ये 5 फिलोसफर्स थे अपने अपने समय के, जिन्होंने एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक थॉट्स, इकोनॉमिक वो एक प्रोसेस दी, एक सीक्वेंस में लाया, और धीरे धीरे एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज धीरे धीरे आगे चल के एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट के रूप में आज हम पढ़ते हैं। आज ब्रॉड कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ते हैं, पहले ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के रूप में दिए गए थे। ठीक है, अपना विचार प्रस्तुत किए गए थे पुराने विचारकों के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियोज को, चूंकि बहुत लंबी हो गई है, सो यहीं पे हम क्लोज करते हैं, और आप से उम्मीद करते हैं कि आप धैर्य के साथ वीडियो में बने रहिए, जरूर कुछ न कुछ अपने इंफॉर्मेशन में ऐड करके ही जाएंगे, और उसमें बेहतर करके ही जाएंगे। आपका जो नॉलेज होगा वो बेहतर होगा। हमारी यही कोशिश रहती है, हर वीडियोज के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं। ठीक है, और करना चाहते हैं। तो अगर दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए थोड़ी बातें हमारी, ठीक है, और आप चाहते हैं कि हम वीडियो को कंटिन्यूस करते रहें, आप लोगों के लिए कार्य करते रहें, वीडियो लाते रहें, और हम, चूंकि एक हमारा सपना है, ये हमारी चाहत है कि हम एक लार्जर इकोनॉमी सीरीज लाएं। ठीक है, A to Z इकोनॉमिक, जहाँ पे आपको मिल सके फ्रॉम बिगनिंग टू आज तक, टिल नाउ, करंट डेट तक आपको हम इकोनॉमिक थॉट्स, इकोनॉमिक थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स लेकर के आते रहेंगे, अगर आप लोग हम लोगों का इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम उस पर काम बराबर करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम आज का अपना ये वीडियोज यहीं पे खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।